दोस्तों, मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े बोल बोलती है। प्रधानमंत्री मोदी तो और भी 10 कदम आगे चले जाते हैं। 56 इंच की छाती, लाल आंखें वगैरह वगैरह। अब ये जुमले बहुत पिट चुके हैं। हम जानते हैं कि आप इनसे बखूबी परिचित हैं। और ये जानते हैं आप ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी चीन के सामने जब पड़ते हैं तो उनकी हालत क्या होती है। वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, उनकी घिक्की बन जाती है। गलवान का पूरा मामला जो था उसके बारे में हम सब परिचित हैं कि कैसे गलवान में चीनी सेना घुसी, उसने हमारे 20 सैनिकों की हत्याएं की, मार डाला उन्हें और सैकड़ों को घायल किया और हमारे 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया और उसका कब्जा आज तक बरकरार है। और प्रधानमंत्री के मुंह से इस बारे में 2 शब्द भी नहीं निकले। एक बार जरूर निकला, वो भी परोक्ष रूप से सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि ना कोई घुसा है, ना घुसा हुआ है, ना किसी जमीन पर कब्जा हुआ है। इस तरह का एक छोटा सा सेंटेंस बोलकर वो खामोश हो गए और आज तक उनकी खामोशी टूटी नहीं है। लेकिन वो अकेला उदाहरण नहीं है प्रधानमंत्री मोदी की कमजोरी का, उनकी चारित्रिक कमजोरी का, उनके जो डरपोक स्वभाव है उसका और उनके भगोड़ेपन का भी। एक नया मामला जो संसद में राहुल गांधी ने उठाया, हालांकि कारवां मैगजीन ने उसको उद्घाटित किया। जो पूर्व आर्मी चीफ थे मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, अपने मेमोयर लिखे हैं और उस मेमोयर को चूंकि वो पब्लिश नहीं हो पा रही क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने उसको हरी झंडी नहीं दी है, साल भर से ज़्यादा समय हो गया है और वो पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन उसके एक्सर्प्ट्स या उसके अंश कारवां मैगजीन ने छापे हैं और विस्तार से बताया है कि 31 अगस्त 2018 को क्या हुआ था, किस तरह से 2020 को, माफ कीजिएगा, 31 अगस्त 2020 को क्या हुआ था, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, वो चुप हो गए थे और राजनाथ सिंह से कैसे एक लाइन बुलवा दी थी जिससे साफ पता चलता है कि जो काम उन्हें करना चाहिए था, जो फैसला उनको लेना चाहिए था, उनकी सरकार को लेना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं लिया और पूरा आर्मी चीफ के सिर पर डाल दिया कि तुम ही फैसला करो, तुम ही भुगतो ताकि सरकार बची रहे, सरकार पर कोई आंच ना आए, प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर कोई आंच ना आए। ये कह दिया जाएगा कि हमने तो आर्मी चीफ को खुली छूट दे दी थी, खुले हाथ दे दिए थे, उसको फैसला करने की आज़ादी दे दी थी। ये खेल खेला था प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त 2020 को। 31 अगस्त को दो कैलाश रेंज में जो चीन के टैंक हैं, 4 टैंक, एक ऐसे जगह पर जहां पर भारतीय सेना का कब्जा था उस पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उसकी सूचना रात को 8:15 बजे आर्मी चीफ नरवणे को नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, उन्होंने दी और उन्होंने पूछा कि क्या करना है। जाहिर है कि आर्मी चीफ ने सीधे जो पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह के फैसले लेती है उसको कांटेक्ट किया, राजनाथ सिंह से बात की, उन्होंने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की, विदेश मंत्री जयशंकर से बात की और वो इंतज़ार करने लगे कि वहाँ से कोई निर्देश आएगा तो उसके हिसाब से फिर आगे फैसले किए जाएंगे। लेकिन 1 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई पत्ता नहीं हिला और 1 घंटे बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी का फोन आया कि वो टैंक आगे बढ़ते हुए बहुत करीब पहुंच रहे हैं। इसके बाद जनरल नरवणे ने दोबारा फ़ोन किए, करीब 9:15 साढ़े 9 का वक्त था रात में, और जब राजनाथ सिंह को फ़ोन किया तो राजनाथ सिंह ने भी फिर टाइम लिया और उसके बाद उनका फ़ोन आता है करीब 10 सवा 10 बजे कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो उचित समझें आप कीजिए। अब आप सोचिए, इस तरह के फैसले लेने का काम पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर भारतीय सेना फायरिंग करती और उससे एक फुल फ्लेजेड वार छिड़ जाती तो उसके रिपरकशंस बहुत होते। और ऐसे फैसले लेते वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है बहुत सोच विचार के, अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर और अपनी तैयारियों के बारे में भी सोच कर करती है। यानी अगर ये सूचना नरवणे की तरफ से मिली थी मोदी जी को, तो मोदी जी को कायदे से सिक्योरिटी अफेयर्स के लिए जो कैबिनेट कमेटी है उसकी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। कम से कम राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को बुलाकर मीटिंग करनी चाहिए थी कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए।
वैसी कोई मीटिंग नहीं हुई। ये केवल फ़ोन पर बातचीत चलती रही और उधर चीनी टैंक आगे बढ़ते रहे। ये बड़ी खतरनाक स्थिति थी। ऐसे समय में जो फैसला लेने का समय था, प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ छिपे बैठे थे। प्रधानमंत्री को इतना वक्त लग गया, उन्होंने किसी से बात की या नहीं की, क्या उन्हें सलाह दी गई, इसका तो कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अंत में राजनाथ सिंह के जरिए कहलवाया, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसी सिचुएशन में इस तरह की बात कतई नहीं कहेगा, यानी फैसला लेने का जिम्मा सेना पर नहीं छोड़ देगा, क्योंकि इसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं इससे वो ज़्यादा वाकिफ़ है। सेना तो लड़ना जानती है, लड़ने की रणनीति वो बना सकती है, ये बता सकती है कि इस समय अगर ये युद्ध लड़ा जाएगा तो उसमें कितना नुकसान होने या कितना फ़ायदा होने की गुंजाइश है। ये युद्ध अगर शुरू होता है तो कहाँ तक फैल सकता है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। और नरवणे ने अपने मेमोइर्स में ये बड़े बड़े विस्तार से लिखा है कि जब वो ये सब देख रहे थे तो उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि हिंदुस्तान के कितने मित्र हैं, कि अगर ये फुल स्केल वार छिड़ जाती है चीन के साथ तो क्या होगा, कौन मदद के लिए आएगा। पहले तो उन्होंने सोचा कि चीन के साथ अगर पाकिस्तान भी जुड़कर सामने आ गया, जो हमेशा कहा जाता है 2 फ्रंट वार हो गई, अगर दोनों देशों से लड़ना पड़ा तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं, कितने महीनों का गोला बारूद हमारे पास है, रसद है, और हमारे सैनिक, हमारी सेना इस तरह की युद्ध के लिए कितनी तैयार है। तो एक चिंता तो उनकी ये थी। दूसरा ये था कि हिंदुस्तान के कितने ऐसे मित्र हैं जो इस समय भारत का साथ देंगे अगर इस तरह की कोई वार छिड़ जाती है। तो हम सब जानते हैं कि रूस से हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, और अमेरिका के साथ भी रिश्ते खराब हो रहे थे। उस समय तो उतने खराब नहीं हुए थे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि अमेरिका चीन के खिलाफ हमारे साथ आ जाएगा अगर युद्ध छिड़ता है। तो ये असेसमेंट का काम प्रधानमंत्री, उनके दफ्तर और उनके मंत्रिमंडल का था कि वो असेस करे कि ऐसे सिचुएशन में क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन ये कदम सरकार ने नहीं उठाया। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ प्रधानमंत्री इस सीन में कहीं नहीं थे। वो कहीं किसी एक फ़ोन उठाकर आर्मी चीफ से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। कायदे से तो तुरंत उन्हें नरवणे को बुलाना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी कि ये सिचुएशन कैसे है, इसको कैसे डिफ्यूज किया जाए। लेकिन ऐसा करने के बजाय पता नहीं वो उस समय कहाँ व्यस्त थे, क्यों उन्होंने इस तरह का फैसला किया, या वो घबरा गए थे। घबराना उनका लाजमी था, क्योंकि मामला पाकिस्तान को तक का तो था नहीं। पाकिस्तान से भिड़ना होता तो और बात थी। पाकिस्तान को पर सर्जिकल स्ट्राइक भी किए जा सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी उसके खिलाफ किया जा सकता है। लेकिन अगर भारत का मुकाबला चीन से हो जाए तो फिर हमारे प्रधानमंत्री की खिड़की बन जाती है। और यही इस बार भी हुआ, और यही गलवान के मामले में भी हुआ था। उसके डिटेल्स हमारे पास नहीं आए हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब संसद में इस पर चर्चा हो रही थी तो बार बार राजनाथ सिंह उठकर पूछ रहे थे, क्या ये किताब पब्लिश हुई है, क्या ये किताब पब्लिश हुई है। वो दुनिया को, देश को, संसद को मूर्ख समझते हैं क्या। ये किताब पब्लिश इसलिए नहीं हुई है कि रक्षा मंत्रालय ने उसको ओके नहीं किया है। और उसी किताब के अगर कुछ हिस्से नरवणे ने कार्बो मैगजीन को दिए हैं छापने के लिए, तो वो तो प्रकाशित सामग्री है। तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री इस पूरे नरवणे के मेमोयर से बुरी तरह से घिरे हुए हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि संसद के अंदर ये चीज़ें, ये बातें, कुल 5 लाइनों की बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो 5 लाइन में पढ़ना चाहता, और वो 5 लाइन वही हैं जो 8:15 से लेकर 10:15 साढ़े 10 के बीच में जो कुछ हुआ उसके बारे में, और अंत में जो राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के हवाले से निर्देश दिया आर्मी चीफ को, वो है। तो ये 5 लाइनें ऐसी क्या खतरनाक लाइनें थी जिससे प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, रक्षा मंत्री घबराए हुए हैं, अमित शाह घबराए हुए हैं, और पूरी सरकार घबराई हुई है। सरकार घबराई ना होती तो नरवणे का वो जो मेमोयर है उसको ब्लॉक क्यों करती, उसको रोक के क्यों रखा हुआ है 1 साल से, उसको पब्लिश नहीं होने दे रहे हैं। और बहाना ये बनाया जा रहा है कि वो किताब पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए आप उसको सदन में कोट नहीं कर सकते, उस पर बातचीत नहीं कर सकते। तो ये गजब का खेल खेल रही है, तिकड़म चालबाजी
सरकार बचने के लिए। लेकिन ये इससे काम होगा नहीं, क्योंकि कारवां मैगजीन का जो एक्सपोजे है वो सबके सामने है और सब देख रहे हैं कि किस तरह से हुआ है। और इसी ने फिर गलवान को भी हमें याद कराने के लिए विवश कर दिया, जो कि मई में पूरी घटना हुई थी, जिसमें गलवान घाटी में घुसकर चीन ने हमारे सैनिकों को मारा था, कब्जा किया था। तो ये दोनों प्रसंग जुड़ जाते हैं और ये दोनों प्रसंग प्रधानमंत्री मोदी की पूरी शख्सियत को एक्सपोज कर देते हैं। वो साबित कर देते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री दरअसल एक डरपोक प्रधानमंत्री है, भगोड़ा प्रधानमंत्री है। वो कमज़ोर के सामने ताकतवर हो जाता है, लेकिन जब कोई ताकतवर सामने आता है तो घबरा के दुबक जाता है, जैसा कि चीन के सामने हुआ और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी हम होते हुए पिछले साल सवा साल से देख रहे हैं कि लगातार वो ट्रंप से भाग रहे हैं। ट्रंप जहाँ जाते हैं मीटिंग में, कोई किसी आयोजन में, वहाँ पर वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती वहाँ जाने की। और शायद यही वजह है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है ट्रंप ने, वो उसमें भी शामिल नहीं होना चाह रहे हैं, अभी चुप बैठे हुए हैं। तो एक पूरा कैरेक्टर निकल कर आता है। और ये बात केवल प्रधानमंत्री की नहीं, पूरे सरकार के चरित्र की भी है कि वो अपने देश की सिक्योरिटी को लेकर कितनी चिंतित है। सरकार एक्सपोज हो गई है, सरकार को सोच नहीं रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि ये चीज़ें वो छिपा नहीं सकती है। और राहुल गांधी ने बड़े स्ट्रेटजिकली इसको संसद में उठाया है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो तो इसका कवरेज करेगा नहीं, लेकिन अगर संसद में बोला जाएगा तो संसद लाइव होगी, वो पूरे देश भर में देखा जाएगा और संसद के जरिए मीडिया में भी ये सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। उन 5 लाइनों में कि वो क्या है जो उस दिन मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से बिहेव किया और सेना के कंधे में रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की, अपनी जिम्मेदारी से भाग गए। तो ये बड़ा एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए, उन अंधभक्तों के लिए जो ये अभी तक मान बैठे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत दुस्साहसी व्यक्ति हैं, निडर व्यक्ति हैं और वो किसी से भी मुकाबला करने में सक्षम हैं, वो पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। वो केवल पीछे तभी नहीं हटते जब उनके सामने कोई कमज़ोर नेता, पार्टी या कोई देश होता है, लेकिन जैसे ही कोई तन कर खड़ा हो जाता है तो फिर वो पीछे हटने में देर नहीं लगाते हैं या चुप रह जाते हैं